10-15 दिन मायके में बिताकर आई प्रियांशी आज बड़े ही खुशनुमा मूड में फिर से स्कूल ज्वाइन किया था। मायके की खट्टी मीठी स्मृतियों में डूबते उतरते उसने स्टाफ रूम में प्रवेश किया तो साथी अध्यापिकाएं उसे इतने दिनों बाद अपने बीच पाकर चहक उठी। ओहो, साड़ी तो बड़ी खूबसूरत मिली है मायके से, प्योर सिल्क लगती है। क्यों मिष्टी, 2,500 से कम की क्या होगी? नित्या ने पास बैठी मिष्टी को कोहनी मारी। मेरी नजरें तो कंगन और पर्स पर ही अटकी है। तेरी भाभी की चॉइस अच्छी है, मिष्टी ने कहा। इसके आगे की कोई और अपनी अपेक्षाओं का पिटारा खोले उससे पहले प्रियांशी ने बीच में हस्तक्षेप करना ही उचित समझा। यह साड़ी तो अभी हाल ही में एनिवर्सरी पर रोहन ने दिलवाई थी और ये कंगन और पर्स मैंने एग्जीबिशन से लिए थे। कुछ भी कहो, आजकल मायके जाना कोई आसान सौदा नहीं रह गया है। जितना मिलता नहीं उससे ज़्यादा तो देना पड़ जाता है। पिछली बार भतीजे भतीजी के लिए ब्रांडेड कपड़े ले गई थी, भाभी के लिए इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स और घूमने बाहर खाने आदि पर भी खुलकर खर्च किया और बदले में मिला क्या? एक ठीक ठाक सी साड़ी। और अभी तो उसे तैयार करवाने में 1,500 और खर्च हो जाएंगे। नित्या ने आंखें और उंगलियां नचाते हुए बताया तो प्रियांशी को वितृष्णा सी होने लगी। अपनी किताबें समेटकर वह स्टाफ रूम से क्लास का बहाना बनाकर निकल ली। इतने दिनों बाद क्लास लेकर उसे बहुत अच्छा लगा। अगला पीरियड खाली था पर उसका स्टाफ रूम में लौटने का मन नहीं हुआ। साथी अध्यापिकाओं की ओछी मानसिकता देखकर उसका मन बूझ सा गया था। उसके कदम स्वतः ही लाइब्रेरी की ओर उठ गए। वहाँ के शांत वातावरण में उसके उद्विग्न मन को कुछ राहत मिली। टेबल पर पर्स और हाथ की किताबें रखकर उसने अपना सिर कुर्सी से टिका दिया। मुंदी हुई पलकों के पीछे मायके में कुछ दिन पूर्व बिताया समय साकार हो उठा। कैसे उसे देखते ही मम्मी पापा के चेहरे खिल उठे थे। माँ ने उत्साह से बताया था कि हमेशा धीर गंभीर और चुप चुप रहने वाले पापा पिछले 1 घंटे से उसके इंतजार में गलियारे में चक्कर काट रहे थे। बातें कुछ नहीं करनी है इन्हें, बातें तो तुझसे मैं ही करूँगी। ये तो तुझे देखकर ही तेरे मन का पूरा एक्सरे अपने दिल में उतार लेते हैं। क्यों जी, हो गई तसल्ली आपको? खुश है ना आपकी लाडली? तब तक भैया भाभी भतीजा भतीजी को भी उसके आने की भनक लग चुकी थी। सब ने उसे चारों ओर से घेर कर उसकी, रोहन और यशी की कुशल क्षेम पूछना आरंभ किया तो वह निहाल हो उठी थी। कुछ रिश्तों की खुशबू खुद में ही चंदन जैसी होती है। जरा सा अपनापन घिसने पर ही रिश्ते दिल से महक जाते हैं। एक एक को उनके साथ ना आ पाने की ना केवल सफाई देनी पड़ी थी बल्कि यह वादा भी करना पड़ा था कि यशी की परीक्षाएं समाप्त होते ही वे तीनों आएंगे और ज़्यादा दिनों के लिए आएंगे। वैसे हर बार क्या मैं ही आती रहूँगी? दूरी तो उतनी ही है। कभी तुम लोग भी तो प्रोग्राम बना लिया करो, हमें भी इतनी ही खुशी होगी। प्रियांशी ने झूठ मूठ नाराजगी दर्शाई थी। वैसे इतना प्यार और अपनापन पाकर वह मन ही मन आह्लादित थी। सही है बुआ, इस बार राखी पर मैं सबको लेकर आऊँगा, दादा दादी को भी। भतीजे ने जोश में वादा किया था। सबके साथ मम्मी पापा के भी अपने घर आने की कल्पना मात्र से ही प्रियांशी को गुदगुदी सी हो आई थी। मैं चाय लेकर आती हूँ। भाभी उठकर जाने को हुई तो प्रियांशी ने हाथ पकड़कर उन्हें बैठाना चाहा। मैंने ट्रेन में पी ली थी, जरा भी इच्छा नहीं है, आप बैठो। अरे ऐसे कैसे? मम्मी पापा जी तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि प्रियांशी आएगी तो उसके साथ ही चाय पियेंगे। ओह, मुझे पता नहीं था। ठीक है, मैं सबके साथ आधा कप ले लूँगी। प्रियांशी अभिभूत थी। चाय के साथ भैया ने करारी कचौरियों का पैकेट खोला तो सबकी लार टपक पड़ी। ऑफिस से आते हुए मूंग हलवाई से लेकर आया हूँ, खास तेरे लिए। उसे करारी निकालने को कहा तो हलवाई पूछने लगा, प्रियांशी बिटिया आई हुई है क्या?
मेरे हाँ कहने पर कहने लगा, सवेरे उसकी पसंद की करारी जलेबियां निकाल कर रखूंगा, नाश्ते के लिए ले जाना। अच्छा जी, जलेबियां तो मुझे भी पसंद है, कभी मेरे लिए तो जल्दी उठकर नहीं लाए। चाय लेकर आती भाभी ने इठलाते हुए कहा और साथ ही प्रियांशी को चुपके से इशारा भी कर दिया, तुम्हारी शुगर बढ़ी हुई है, थोड़ा कंट्रोल करो। भैया ने भी नहले पर दहला जड़ दिया तो पापा बहू के पक्ष में बोल उठे थे, इस नालायक को कहती ही क्यों है बेटी, तेरा जब भी खाने का मन हो मुझसे कहना, मैं मॉर्निंग वॉक से लौटता हुआ ले आऊँगा। बुआ, आप मठरी तो ले ही नहीं रही हो, मैंने बेली है। नन्ही सी भतीजी ने ठुनकते हुए आग्रह किया तो प्रियांशी ने एक साथ 2 मठरी उठा ली थी। अरे, हमें तो पता ही नहीं था कि माही इतनी बड़ी हो गई है कि मम्मी को काम में हाथ बटाने लगी है। प्रियांशी ने भतीजी को गोद में बैठा लिया था। मम्मी को नहीं, दादी को। मठरियाँ मम्मी जी ने बनाई है, खास आपके लिए, अपने हाथों से। वो तो ठीक है माँ, पर प्रियांशी के हाथ में मठरी का पूरा डिब्बा मत दे देना, वरना याद है ना, डिब्बा और अचार का मर्तबान सब साफ। भैया ने याद दिलाया तो प्रियांशी झेप गई। मम्मी हंस हंस कर सबको बताने लगी कि कैसे बचपन में प्रियांशी उनके सो जाने पर आस पड़ोस की सब सहेलियों को बुला लाती थी और वे सब मिलकर सारी मठरियाँ और अचार चट कर जाती थी। हंसी मजाक और बातों की फुलझड़ियों ने चाय नाश्ते का मजा दुगना कर दिया था। भाभी ट्रे समेट कर जाने लगी तो प्रियांशी ने साथ लाए तरह तरह की खाखरे और चिक्की के पैकेट्स निकालकर भाभी को पकड़ा दिए। वे बोल उठी, अरे इतने सारे, मिठाई तो आजकल कोई खाता नहीं है, ये सबको पसंद है तो यही ले आई। कहते हुए प्रियांशी ने दोनों बच्चों को उनकी मनपसंद बड़ी बड़ी चॉकलेट पकड़ाई तो वे भी खुशी से उछलते कूदते बाहर खेलने भाग गए। पापा, ये आपके लिए स्टिक, सुबह आप वॉक पर जाते हैं तो मम्मी को चिंता बनी रहती है कहीं कुत्ते पीछे ना पड़ जाए। प्रियांशी ने अपने पिटारे में से अगला आइटम कलात्मक छड़ी निकालते हुए कहा, अरे वाह, यह तो बड़ी सुंदर है, मुठ तो देखो कैसे चमक रही है। पापा ने हाथ में छड़ी पकड़कर अदा से घुमाई तो भाव विभोर प्रियांशी खिल उठी, और मम्मी, ये वो ऑर्थो चप्पल मैंने आपको फ़ोन पर बताया था ना, इन्हें पहनकर चलने से आपकी एड़ियों में दर्द नहीं होगा, काफ़ी महंगी लगती है। चप्पलों को हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखती मम्मी के हाथ से प्रियांशी ने चप्पलें खींच ली और जमीन पर पटक दी। ये पाँव में पहनने के लिए है, पहनकर चलकर दिखाओ, आरामदायक है या नहीं। टन 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 अगले पीरियड की घंटी बजी तो प्रियांशी की चेतना लौटी। फटाफट अपना पर्स और पुस्तकें संभालती वह अपनी कक्षा की ओर बढ़ चली। हिंदी व्याकरण का क्लास था, इस विषय पर तो उसकी वैसे ही गहरी पकड़ थी। प्रियांशी को याद आया उस दिन वह रसोई में भाभी का हाथ बटाने गई तो भाभी ने उसके हाथ कसकर थाम लिए थे। नहीं दीदी, ये सब मैं कर लूँगी, आपसे एक दूसरा बहुत ज़रूरी काम है। आपके भतीजे की परीक्षाएं समीप है और सब विषय तो मैं और आपके भैया उसे तैयार करवा देंगे, बस हिंदी, वो भी विशेषकर व्याकरण, यदि आप उसे यहाँ रहते तैयार करवा देंगी तो हम निश्चित हो जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो भी करवा दूंगी, अभी खाना तो बनाने दो। पर भाभी ने एक ना सुनी थी। दोनों बच्चों को कमरे में प्रियांशी के सुपुर्द करके ही रसोई में लौटी थी। प्रियांशी ने भी उन्हें निराश नहीं किया था, दोनों बच्चों की खूब अच्छी तैयारी करवा दी थी। आज घर लौटकर बात करती हूँ कैसी हुई दोनों की परीक्षाएं। तेजी से क्लास की ओर कदम बढ़ाती प्रियांशी के दिमाग में विचारों का आदान प्रदान भी तेजी से चल रहा था। शाम को घर लौटते हुए सास ससुर की दवाइयाँ भी लेनी है। प्रियांशी ने पर्स खोलकर चेक किया। दोनों की दवा की पर्चियाँ तो सवेरे याद से रख ली थी,
रोहन तो व्यस्तता के मारे कभी पर्चियां रखना भूल जाते थे तो कभी लाना। अब तो यह जिम्मेदारी उसी ने संभाल ली है। तभी तो उस दिन मायके में भी वह मम्मी पापा के साथ जाकर उनके सारे रेगुलर टेस्ट करवा लाई थी। साथ ही महीने भर की दवाइयाँ भी ले आई थी। भैया तो हर बार करवाते ही रहते हैं। मैं वहीं थी, फ्री थी तो साथ चली गई। इतनी छोटी सी मदद को भी सारे घर वालों ने सिर आंखों पर लेकर उसे आसमां पर बैठा दिया था। याद करते हुए प्रियांशी की आंखें नम हो उठी, जिन्हें चुपके से पोंछते हुए वह कक्षा में दाखिल हो गई थी। शाम को प्रियांशी सास ससुर की दवाइयाँ लेकर घर पहुंची तो पाया दोनों किसी गहन चर्चा में मशगूल थे। रितु आ रही है चुन्नू को लेकर। दामाद जी को तो अभी छुट्टी है नहीं। अरे वाह, रितु आ रही है, यह तो बहुत खुशी की बात है। प्रियांशी उत्साहित हो उठी। हम उम्र रितु उसकी ननद कम सहेली ज़्यादा थी। उसका जन्मदिन भी है। सोच रहे हैं सबसे बढ़िया महंगे होटल में पार्टी रखे। यहाँ उसके जो ससुराल वाले हैं उन्हें बुला लेंगे, कुछ अपने इधर के हो जाएंगे। तुम और रोहन जाकर उसके लिए अच्छी महंगी साड़ी खरीद लाओ। दामाद जी और चुन्नू के भी बढ़िया कपड़े ले आना। रितु को लेने तो आएंगे ही, तब दे देंगे। तब हमेशा की तरह ससुराल वालों के लिए साथ मिठाई मेवे वगैरह भी दे देंगे। सबको पता तो चले उसका मायका कितना समृद्ध है। सुनिए जी, आप तो आज ही बैंक से 20-30 हजार निकाल लाइए। सास की बात समाप्त हुई तो प्रियांशी के सम्मुख ननद का उदास चेहरा घूम गया। पिछली बार उसने अपने दिल की बात सहेली शामान भाभी के सम्मुख खोल कर रख दी थी। भाभी, माना मम्मी पापा आप सब समर्थ है, बहुत बड़ा दिल है आप सबका, पर मुझे हर बार आकर आप लोगों का इतना खर्चा करवाना अच्छा नहीं लगता। एक संकोच सा घेरे रहता है हर समय। लगता है सब पर बोझ बन गई हूँ। ऐसा नहीं सोचते पगली, सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। प्रियांशी ने उसे प्यार से समझाया था, लेकिन आज प्रियांशी को वह समझाइश अपर्याप्त लग रही थी। उसे मायके में बिताया अपना खुशगवार समय याद आ रहा था। भैया उस दिन उसे उसकी मनपसंद ड्रेस दिलवाने बुटीक ले गए थे। वापसी में उन्होंने एक लंबा रास्ता पकड़ लिया तो प्रियांशी टोक बैठी थी। इधर से क्यों? इधर से तेरा स्कूल आएगा। मुझे लगा तुझे पुरानी यादें ताज़ा करना अच्छा लगेगा। सच में स्कूल के सामने पहुंचते ही प्रियांशी की बांछें खिल गई थी। अरे, यह तो काफ़ी बदल गया है। वो कृष्णा मैम जा रही दिखती है। ये अभी तक यहाँ पढ़ाती है। प्रियांशी उचक उचक कर खिड़की से देखने लगी तो भैया ने कार रोक दी थी। जा मिल आ मैम से, मैं यहीं गाड़ी में बैठा कुछ फ़ोन कॉल्स निपटा लेता हूँ। प्रियांशी को तो मानो मुँह मांगी मुराद मिल गई थी। अचानक ही उसके पर निकल आए थे। उड़ते हुए वह अगले ही पल अपनी मैम के सम्मुख थी। वे भी उसे देखकर हैरान रह गई। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो स्कूल की घंटी बजने के साथ ही थमा। प्रियांशी ने स्कूल के बाहर खड़े अपने चिर परिचित दीनू काका से भी दुआ सलाम करके 2 कुल्फियाँ ली और भैया की ओर बढ़ आई थी। देखो ना भैया, दीनू काका कुल्फी के पैसे नहीं ले रहे। चिंता ना कर, मैं फिर कभी दे दूंगा। यही नहीं, लौटते में भैया ने उसे उसकी सहेली के घर ड्रॉप कर दिया था। फ़ोन कर देना, लेने आ जाऊंगा। 2 घंटे बाद प्रियांशी घर लौटी थी तो उसका हंसता खिलखिलाता चेहरा बता रहा था कि वह अपना बचपन फिर से जी आई है। और यहाँ नादान साथी अध्यापिकाएं पूछ रही है, मायके से लौटती है, क्या लाई, दिखा। अब भाई भाभी के स्नेह को कोई कैसे दिखा सकता है? मम्मी पापा के लाड को कोई कैसे तौल सकता है? दिन भर बुआ बुआ करने वाले बच्चों का प्यार कैसे मापा जा सकता है? प्यार को यदि पैसे से तौलेंगे तो उसका रंग हल्का नहीं पड़ जाएगा? जिंदगी के बैंक में जब प्यार का बैलेंस कम हो जाता है तो हंसी खुशी के चेक भी बाउंस होने लगते हैं।
हर बेटी की तरह उसकी तो एक ही दुआ है कि स्नेहहीन धागों की यह चादर उसके सिर पर हमेशा बनी रहे। यहाँ आकर वह फिर से अपना बचपन जिए, भूल जाए लंबी जिंदगी की थकान और फिर से तरोताजा होकर लौटे अपने आशियाने में। प्यारी ननद रानी रितु का जन्मदिन वह अनूठे स्नेहिल अंदाज में मनाएगी। सोचते हुए प्रियांशी के चेहरे पर भेद भरी मुस्कान पसर गई थी। मम्मी जी, पापा जी और रोहन से पूछ पूछ कर वह चुपके चुपके रितु की सहेलियों की सूची तैयार करने लगी, ताकि रितु जब अपने जन्मदिन पर सारी सहेलियों को देखे तो उसका चेहरा खिल उठे। उसे खाने में जो जो पसंद है वह मम्मी जी के साथ मिलकर तैयार करेगी। बेटी यसी ने उस खास दिन घर को सजाने की जिम्मेदारी खुशी खुशी ओढ़ ली थी। रितु के बेटे चुन्नू को बहलाने के लिए वह अपने सहेली का डॉगी भी लाने वाली थी। इस बार रितु जब मायके आएगी तो अपने पन की यह भीनी भीनी खुशबू रितु को हर अपराध बोध से उबार स्नेह रस में सराबोर कर बार बार मायके का रुख करने पर मजबूर कर देंगी। सोचते हुए प्रियांशी सूची को कार्य रूप देने में जुट गई। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।